आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2020 का बाल विकास का पेपर। पहला क्वेश्चन, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और तथा पहचान प्रक्रियाएं आती हैं, किसके अंदर आती हैं? स्मृति के अंतर्गत, तर्क के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत या प्रेरक के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है स्मृति, अर्जित प्रेरक, तत्परता या अधिगम। तो सेकंड वाला अर्जित प्रेरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने का सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो भूल व सुधार का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सूझ का सिद्धांत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब बालक जब सीखने का तत्पर होता है तब बड़े बीजों को जल्दी सीखता है, तब चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है? एडवर्ड मरे मॉर्गन, स्टैनले हॉल या थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम वक्र दर्शाता है केवल सीखने की मात्रा को, शिक्षण की दिशा को, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्राप्तांक जो किसी समूह को बराबर भागों में बांटता है कहलाता है माध्य, बहुलक, माध्यिका या समांतर माध्य। तो माध्यिका कहलाता है जो दोनों को बराबर भागों में बांटता है। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए मत अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तर्क, कल्पना, स्मृति या चिंतन। तो वह चिंतन कहलाता है। कई लोगों ने इसमें कल्पना कहा है लेकिन इसमें चिंतन ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए एक रूपी सिद्धांत प्रस्तुत किया है? कार्ल युंग, जूलियन रोटर, मॉर्टन आलपोर्ट या रेमंड कैटल। तो अंतिम ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? रोजगार, अभिक्षमता, पारिवारिक परिस्थितियां, बुद्धि लब्धि या अवचेतन क्रियाएं। तो ये अवचेतन क्रियाओं के बारे में बताता है कि कोई कैसे सोचता है, ये सब चीज़ें होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व परीक्षण के रोर्शैक ब्लॉक परीक्षण के प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी है? तो उसमें 10 कार्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये एकमात्र हैं जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बताए हैं अपने में, इन्हीं को पढ़ना है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 12, परियोजना विधि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है? जॉन डीवी, मास्लो, कार्ल युंग या किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बिने, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? बिने हो जाएंगे। बुद्धि की कभी भी बात आए तो बिने ही टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता या अभिवृत्ति। तो ये बुद्धि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? भाटिया बैटरी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, क्रूडर प्राथमिक प्रमाण या टीएटी। तो इसमें टीएटी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। इसमें लिखा है ब्रिजेज, यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्याजे होना चाहिए। प्याजे ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जीन प्याजे ने अपना विकासात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत बताता है कि बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण कैसे करते हैं और यह विकास अवस्थाओं की एक श्रृंखला में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए। तो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? रुदन होता है, बच्चे रोते हैं जब पैदा होते हैं। रोना और क्या होता है? बलबलाना होता है।
कहा जाता है। जन्म के समय बालक रुदन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है, जिसके बाद धीरे धीरे बलबलाने लगता है और ध्वनि निकालना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 18, जीन प्याजे द्वारा विभाजित उन दो उपक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है। पहला हो जाएगा इसमें आत्मसातीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं कि नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा या मानसिक संरचना में शामिल करना। और दूसरा हो जाएगा समायोजन या अकोमोडेशन, नई जानकारी के कारण मौजूदा स्कीमा में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 19, गिलफोर्ड ने किन 3 विभागों में मानसिक योग्यता को विभाजित किया है? जेपी गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताओं को 3 विभागों में विभाजित किया है, जिसे हम लोग बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। जिसमें पहला है संक्रिया, जिसको ऑपरेशंस कहते हैं, दूसरा है विषय वस्तु, जिसे कंटेंट कहते हैं, और तीसरा क्या है, उत्पाद, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो उसको उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट, जो स्वयं में केंद्रित होते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी, क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट, जो बाहरी दुनिया और लोगों में रुचि रखते हैं। और तीसरा है एम्बीवर्ट या उभयमुखी, जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को लिखिए। तो तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित होती हैं। जैसे पहली हो गई समस्या को समझना, दूसरा हो जाएगा समस्या से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना, तीसरा हो जाएगा तथ्यों का विश्लेषण करना, चौथा हो जाएगा निष्कर्ष पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 22, अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं, व्यवहारों या ध्वनियों को देखकर या सुनकर उन्हें दोहराता है। यह सामाजिक अधिगम का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि ये बच्चों के लिए बताया गया है कि उनको उनकी जो ध्वनियाँ हैं या क्रियाएं हैं उनके व्यवहार को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 23, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? तो बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं जो बच्चों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और जैविक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। मुख्य रूप से उन्हें जन्मजात अभिप्रेरक कहते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद, काम और मलमूत्र विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 24, स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है सीखना या अधिगम, जिसको लर्निंग कहते हैं। दूसरा धारण, जिसको रिटेंशन कहते हैं। तीसरा पुनः स्मरण, जिसको रिकॉल कहते हैं। और चौथा पहचान, जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बहुलक किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी में बहुलक किसी आवृत्ति विवरण में वह प्राप्तांक या मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसे कोई नंबर हम लोग लिख लेंगे, मतलब 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे लिखते चले जाएंगे, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार हमारा रिपीट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? तो अर्जित प्रेरक वे प्रेरक होते हैं जिन्हें व्यक्ति जन्म के बाद अपने वातावरण, अनुभव, प्रशिक्षण और प्रयासों से प्राप्त करता है। इन्हें द्वितीयक या सामाजिक प्रेरक भी कहा जाता है, जैसे रुचि, आदत, प्रतिष्ठा, सम्मान या सामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र बताइए। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 28, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली इसमें हो जाएगी गर्भावस्था, जो गर्भधारण से लेकर जन्म तक होता है। दूसरी हो जाएगी शैशवावस्था, जो जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक होती है। फिर बाल्यावस्था, जो लगभग 6 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक होती है। फिर किशोरावस्था, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो अधिगम को कारक करने वाले
प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा, बालक से संबंधित कारक, जैसे उसका स्वास्थ्य, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ाई में अच्छा होगा। अभी प्रेरणा कि उसको पढ़ने की कोई प्रेरणा हो कि हमको मतलब पढ़ना है, कुछ करना है। तत्परता, बुद्धि और रुचि की उसकी बुद्धि भी होनी चाहिए, अगर जैसे अगर कमज़ोर है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, और रुचि उसका पढ़ाई में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, शिक्षक से संबंधित कारण, जैसे शिक्षण विधि की, टीचर मतलब किस विधि से पढ़ा रहा है। विषय वस्तु का ज्ञान, की टीचर को जो पढ़ा रहा है उसको वो चीज़ आती भी है या नहीं आती है, और उसका व्यवहार। तीसरा हो जाएगा वातावरण से संबंधित कारक, जैसे कक्षा का माहौल कि सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। और दूसरा क्या है, परिवार के माँ बाप लड़ते ही रहते हैं, तो उनका भी जो बच्चों का वातावरण होता है उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और विद्यालय का परिवेश, और हमारे विद्यालय का परिवेश कैसा है। क्वेश्चन नंबर 30, अभिप्रेरण की विधियाँ बताइए। अभिप्रेरण की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, पुरस्कार एवं दंड, उचित कार्यों के लिए प्रशंसा और अनुचित कार्यों के लिए नियंत्रण या उनको दंड देना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता और सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए कि जिसमें से एक दूसरे के दुश्मन ना हो जाएं, बल्कि एक दूसरे से सीखने की भावना दोनों में जन्म ले। प्रशंसा एवं निंदा, सही समय पर बच्चों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए या प्रशंसा करनी चाहिए, जहाँ वो गलत करें तो उनकी निंदा भी करना चाहिए। चौथा क्या है, लक्ष्य निर्धारण, बच्चों को स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य देना चाहिए, जो उनकी उम्र के अनुसार ही उनके लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, और उनको एक समय के अंदर ही ये है कि वो उसको प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास के क्षेत्र बताइए। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था की समाप्ति तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक तथा अन्य सभी प्रकार के परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित होता है कि बालक का विकास कैसे और क्यों होता है। अब बाल विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र हो जाएगा शारीरिक विकास, की शरीर के अंगों और मांसपेशियों का सही से विकास हो। दूसरा है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, की बुद्धि, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान का विकास। तीसरा है संवेगात्मक विकास, जैसे उनकी भावनाएं, प्रेम, क्रोध का विकास और उस पर नियंत्रण। चौथा है सामाजिक विकास, की सामाजिक नियमों, मूल्यों और समूह में समायोजन सीखने की प्रक्रिया। और पांचवा हो जाएगा भाषा का विकास, की अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता का विकास हो जाए, कि वो अपनी बातें कह सकें और उनको जो अपनी बातें कह सकें दूसरे की बातों को समझ सकें। सामाजिक विकास में क्या है कि जो भी समाज के मूल्य हैं या जो समूह में रहना है बच्चों के साथ क्लास में, ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगम का अर्थ बताइए। अधिगम की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। अधिगम का तात्पर्य है अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वातावरण से समायोजन करने में मदद करती है। अब अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, पहला हो जाएगा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग्स, कि बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है। दूसरा हो जाएगा निरीक्षण विधि, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरों के व्यवहार या घटनाओं को देखकर सीखना, कि कैसे दूसरा कर रहा है तो उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। अपने दोस्तों से बच्चे क्या होता है जल्दी सीखते हैं, बल्कि टीचर से थोड़ा देर में सीखेंगे, लेकिन आपस में वो दोनों जल्दी सीख जाते हैं। तीसरा क्या है पूर्ण विधि तथा अंश विधि, की विषय वस्तु को पूरी तरह या छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना। और चौथा हो जाएगा परीक्षण एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड, किसमें क्या होता है प्रयास और भूल के माध्यम से सीखते हैं, कि बच्चों को कोई कार्य दे दीजिए, वो कुछ गलत करेंगे, उसको फिर वो समझेगा कि हमने यहाँ पे गलत किया था, तो उससे क्या होगा बेहतर सीखेगा और उसको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के संदर्भ में थॉर्नडाइक के सीखने का नियम वो के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उन्होंने तीन नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो हमको इसमें सिर्फ सीखने के नियम पर क्या करना है, हमको थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो इनका तीनों नियम हमने बता दिया, कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो पहला क्या है तत्परता का नियम, शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालक सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। यदि बालक तत्पर होगा
तो वह क्या होगा, वह जल्दी सीख जाएगा। दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि सीखने में पुनरावृत्ति, रिपीटिशन आवश्यक है। कि शिक्षक को पुनरावृत्ति के माध्यम से विषय वस्तु को स्थायी बनाना चाहिए। और तीसरा इनका नियम कहता है प्रभाव का नियम। यदि सीखने का परिणाम संतोषजनक, पुरस्कार, प्रशंसा संतोषजनक होता है तो अधिगम स्थायी हो जाता है। शिक्षक को सकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, पेवलोव के संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत को समझाइए। कि इवान पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत अधिगम का एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि यह एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब एक तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक भी वही स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है जो इन्होंने मतलब घंटी बांध के किया था। अब इनका क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है इनका, कि यह सिद्धांत आदत निर्माण और भय या फोबिया जैसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने और दूर करने में सहायक होते हैं। यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री के उचित संयोजन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 35, विस्मरण का क्या अर्थ है तथा इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। विस्मरण का अर्थ होता है सीखी हुई बातों को धारण में बनाए रखना या पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना। यह स्मृति के विपरीत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अतीत के अनुभव को चेतना में लाने में सक्षम नहीं हो पाता है। कि हम जो चीज़ें भूल जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं या फॉरगेटिंग कहते हैं। इसके क्या क्या कारण है, कि सीखने की मात्रा, यदि सामग्री ठीक से नहीं सीखी गई है तो क्या होगा, हम धीमे धीमे उसको भूल जाएंगे। जैसे हम लोग स्कूल में याद करा दिया जाता है, बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं क्योंकि रटी हुई चीज़ उनको कभी नहीं याद होगी। दूसरा क्या है, समय का प्रभाव। समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्ह कमज़ोर पड़ जाते हैं। कि अगर हमने कोई किताब बहुत पहले पढ़ी है तो हमको उसके कुछ ही भाग याद रह जाएंगे, धीमे धीमे हम ज़्यादातर उसकी चीज़ें भूल जाते हैं। अवरोध, पूर्व या बाद में सीखी गई सामग्री एक दूसरे के पुनः स्मरण में बाधा डालती है। कि अगर जैसे जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, 11-12 बच्चे होते हैं, कि वो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री भूल जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिक्स भूल जाते हैं। तो ये होना सामान्य प्रक्रिया है। फिर चौथा क्या है, अवांछित दमन, रिप्रेशन। जैसे दुखद या अप्रिय अनुभव को चेतन मन से अचेतन मन में ढकेलना। कि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसको भी भूलने में ये मदद करता है। अनाभ्यास, यदि किसी सीखी हुई वस्तु का उपयोग या अभ्यास नहीं किया जाता है तो भी हम उसे भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ है जैसे हम लोग उसका अगर बार बार अगर उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, धीमे धीमे हम लोग उसको भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सीखने के वक्र को रेखांकित कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सीखने का जो वक्र होता है मुख्य रूप से इसके 4 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, मोटिवेशनल गोल। दूसरा अधिगम अनुभव। तीसरा व्यवहार परिवर्तन। चौथा लक्ष्य प्राप्ति और पुनर्बलन। अब इसका महत्व क्या है, कि यह चक्र शिक्षक को बताता है कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रेरणा से वहाँ से शुरू करना चाहिए। दूसरा, यह अधिगम को एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझने में मदद करता है। तीसरा क्या है, कि यह पुनर्बलन के महत्व पर जोर देता है ताकि बालक को सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो और वह सीखने के लिए प्रेरित रहे। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की विधियां लिखिए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला जैसे हो जाएगा नवीनता, की शिक्षण सामग्री और विधियों में बदलाव लाना। कि हम लोग को नई नई शिक्षण विधियाँ कि जिससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखें वो हमको उपयोग करना चाहिए और जो हमारी विधियाँ उनमें बदलाव लाना चाहिए। दूसरा है खेल विधि, की खेल में शिक्षा देनी चाहिए कि खेलते हुए उनको ही हर चीज़ें सीख लें। तीसरा है पुरस्कार और प्रशंसा, जब वो अच्छा कार्य करे तो हम लोग उनको पुरस्कार देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी सराहना करेंगे। उत्सुकता जगाना, विषय वस्तु को प्रश्न पूछकर या जिज्ञासा उत्पन्न करना। हम लोग को चाहिए कि अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनका उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो। अगर उसमें इंटरेस्ट जनरेट होगा तो खुद ही बच्चे थोड़ा पढ़ने लगेंगे।
चौथा क्या है कि शैक्षणिक भ्रमण बच्चों को वास्तविक अनुभव से जोड़ना, कि उनको कभी कभार बाहर घुमाने ले जाना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो काहे पढ़ रहे हैं, कि उनको पता चले कि पढ़ने से अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। उनको मॉल घुमाइए, टीवी देख बाकी दुनिया उनको दिखाइए कि उनको लगेगा जब पैसा होगा तो हम लोग ये सब कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वो थोड़ा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, इसके शैक्षिक महत्व पर चर्चा कीजिए। कि अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में सहायक होता है तो ये क्या होता है, सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया तो इसके बाद मोटरसाइकिल चलाना क्या होगा, ये और आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण, कि इसी को निगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे जैसे भारतीय जो ड्राइवर होते हैं वो अगर इंग्लैंड में ड्राइविंग करेंगे तो उनको क्या होगी, मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे बाई लेन में चलाना होता है, वहाँ पे दाहिने चलाना पड़ता है। वहाँ पे जो 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 स्टेयर व्हील होती है यहाँ पे क्या होता है, दाहिने साइड होती है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के सीखने को ना तो सहायता करता है और ना ही कोई बाधा डालता है। अब इनका शैक्षिक महत्व क्या है, कि शैक्षिक महत्व इनका ये है कि जब यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम का निर्माण तार्किक क्रम में करने में मदद करता है। दूसरा क्या है कि शिक्षण में सामान्यीकरण के महत्व को बढ़ावा देता है ताकि ज्ञान का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सके। तीसरा क्या हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्तित्व को परिभाषित करें एवं व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लिखिए। व्यक्तित्व, अब विलियम आर पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, या इनके मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है जो मतलब शेल्डन ने किया था, शारीरिक गठन के आधार पर, जिसको कहते हैं कि एक्टोमॉर्फी, या लंबा और पतला होता है। दूसरा क्या होता है, मेसोमॉर्फी, जिसको मांसल और मजबूत होता है। और तीसरा होता है एंडोमॉर्फी, जो मोटा और गोल होता है। तीसरा इसका सेकंड पार्ट क्या है कि सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर, जिसको युंग ने बताया है। युंग ने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट। दूसरा हो जाएगा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। तीसरा क्या हो जाएगा, उभयमुखी या एम्बिवर्ट। और तीसरा प्रकार कौन सा है, मूल्यों के आधार पर, कि जिसको स्प्रेंगर ने बांटा है। पहला इसमें क्या क्या हो जाएंगे, सैद्धांतिक हो जाएंगे, आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सांख्यिकी का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में इसका उपयोग शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब इनका महत्व क्या है कि आंकड़ों का संक्षेपण, की विशाल और बिखरे हुए आंकड़ों को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा क्या है कि तुलना करना, 2 या 2 से अधिक समूह के प्रदर्शन की तुलना करना। तीसरा क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी, कि वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा क्या हो जाएगा, मानसिक मापन, जैसे बुद्धि, अभिरुचि और व्यक्तित्व जैसे मानसिक गुणों का वस्तुनिष्ठ मापन किया जा सकता है। और अंतिम और 5वां क्या हो जाएगा, शोध कार्य की शैक्षिक शोधों और समस्याओं के समाधान के लिए विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान करना इसका काम है। तो इस तरीके से हमारा यह पेपर समाप्त हुआ। आगे हम लोगों को कोई और पेपर नए सवाल आपको कल मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।